हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक बंधन। मेरा नाम अमन सिंह है। दोस्तों, हम लोग ने आइडियल्स को खत्म कर लिया था। पॉलिटी में हम लोग ने जो भी डिस्कशन किया था उसमें हम लोग ने आइडियल्स को पूरी तरीके से ओवर कर लिया था। सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग ने प्रॉपर डिस्कशन किया था और प्रॉपर आपने नोट्स भी बनाए होंगे, आई होप। सो अब उसी को आगे लेके चलते हैं, एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। कॉन्सेप्ट बेसिकली वो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है बिकॉज आंसर राइटिंग में वो बहुत अच्छा हेल्प करता है। जैसे हम लोग बात करेंगे लिबर्टी के ऊपर, जस्टिस के ऊपर और इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो ये बेसिकली चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर या पहले के जो लेक्चर्स होंगे, नॉट फर्स्ट बेसिकली बट हाँ पहले जो लेक्चर्स होंगे, मैंने उसमें आपको बताया ज़रूर होगा कि ये जो चीज़ें हैं ये क्या है। ये है एस्पिरेशंस ऑफ पीपल। अब अगर मैं इसको बताऊं आपको तो जनता क्या चाहती है, इसके ऊपर हम लोग ने डिस्कशन किया था। भाई जनता जो चाहती है उसी के हिसाब से हमारे पास क्या बना था, लॉ बन रहे थे। उसी के हिसाब से हम अचीव कर रहे थे कि जनता क्या चाहती है, इक्वालिटी। इक्वालिटी को लेके हम लोग ने क्या बनाया, सेकुलरिज्म। राइट, अब मैं ये हर चीज में प्रूव कर सकता हूँ। इक्वालिटी की वजह से कैसे रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है, ये सारी चीजें प्रूव हो सकती हैं, प्रूव हो सकती हैं। बट द टॉपिक इज कि हमें ये जो जनता जो चाहती है लिबर्टी, या जनता चाहती है इक्वालिटी या फ्रेटर्निटी, राइट, ये सब चीजें जो हैं, या जस्टिस मैं कह लेता हूँ। अब ये जो चीजें ये हैं क्या बेसिकली, अगर लिबर्टी चाह रही है जनता, तो किस टाइप की लिबर्टी, इन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये चीजें हमें जल्दी देखने के लिए नहीं मिलती हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एस्पिरेशंस ऑफ पीपल। एस्पिरेशंस, TIONS, एस्पिरेशन ऑफ पीपल। अब इन इसको देखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए। ओह सॉरी, PEOPLE, इसको देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है, जनता क्या चाहती है, व्हाट जनता वांट्स। ये जनता क्या चाह रही है, क्या बोलती पब्लिक, ये जो सुना है ना वो बेसिकली एस्पिरेशन ऑफ पीपल ही है, आप समझ लीजिए। क्या बोलती पब्लिक, राइट। ये काफी ज्यादा बीच में वायरल भी होता, तो ये कुछ इस तरीके से हम लोग को इसमें पढ़ना भी है। अभी इसको एक एक करके हम लोग खत्म करेंगे और इसमें बेसिकली मैं आपको थोड़ा नोट्स भी दूंगा। आज की वीडियो जो होगी, आज इसमें मैं आपको थोड़ा सा जो जिस्ट है उसके साथ हल्का फुल्का एक दो लाइन में लिखवाऊंगा जरूर, सो दैट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए व्हाट्स द पर्पस ऑफ दिस एस्पिरेशन, इसका पर्पस क्या है, या इसको किस तरीके से इंडियन पॉलिटी में हमें पढ़ना है। बट उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमारे चैनल के जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। हम इसी तरीके से जो इनिशिएटिव है उसको पूरा करेंगे और अपने जो सारी लेक्चर्स हैं वो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। फिर वो पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, देन अपना हिस्ट्री एंड इकोनॉमी, इन सब के लेक्चर्स हम आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। सो टॉकिंग अबाउट एस्पिरेशंस, तो इसमें सबसे पहली चीज आती है जनता क्या चाहती है। इसका ये एक बेसिक मीन है और इसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज जो आती है वो क्या आती है सर, वो आती है लिबर्टी। अब ये जो लिबर्टी है, ये जो लिबर्टी है, व्हाट इज दिस लिबर्टी। सर मैं शोरूम की बात नहीं कर रहा हूँ कि पता चला बोल दिया जूते की कंपनी, ऐसा नहीं। लिबर्टी क्या है, जूते चप्पल बनाने वाली कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। लिबर्टी होप मैंने पढ़ाया तो नहीं है बट फिर भी मुझे लगता है कि वर्ड जो है ये लिबर्टी, इसके मीनिंग से आप कुछ तो उत्तर दे पाओगे, कुछ तो आंसर दे पाओगे। ये क्या है, व्हाट इज दिस लिबर्टी। या अगर मैं आपको प्रिसाइजली बोलूं, अगर मैं आपको बताऊं तो एक लाइन लिखता हूं मैं, लिबर्टी इज द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। इट इज एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। बताइए, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है या फॉल्स है, जस्ट अ सेकेंड। या तो ये जो स्टेटमेंट मैंने बनाया है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। जितना भी आप इस वर्ड से इसका मीनिंग समझ पा रहे हैं, इस पर्टिकुलर लिबर्टी जो शब्द है इससे जितनी मीनिंग आप समझ पा रहे हैं उस हिसाब से आप आंसर देने की कोशिश करिए। ट्राई करिए कि ये आंसर आप दें, ये ट्रू है या फॉल्स, ये ट्रू है या फॉल्स। सर देखिए, ऐसे समझिए आप
कि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स हमारे पास चले आते हैं, एनसीईआरटी लेके आ जाए कि एनसीईआरटी में सर ये लिखा है, एनसीईआरटी में ये लिखा है। ठीक है सर, लिखा होगा, बिल्कुल लिखा होगा, बट अपना दिमाग भी तो लगाना है किसी ना किसी चीज में। हमें बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है कि एनसीईआरटी में ये लिखा है, लक्ष्मीकांत में ये लिखा है। अब आप लक्ष्मीकांत का एग्जाम्पल दे लो, लक्ष्मीकांत का एग्जाम्पल ले लो, मैंने आज आज तक उसको पढ़ा ही नहीं है, और मैंने उसको पढ़ा नहीं, और मुझे आगे पढ़ने का मूड भी नहीं है मेरा कि मैं उसको पढ़ूं बैठ के। बट अच्छी बुक है वो, नो डाउट वो बहुत अच्छी बुक है, बट मैंने नहीं पढ़ा है। अब सर कुछ भी देख लीजिए, बट कोई भी बुक्स हो, ऐसा तो नहीं है ना कि वो भगवान ने अपने हाथों से लिखी है। जो लक्ष्मीकांत या किसी भी एक पर्टिकुलर बुक में लिखा है, वो भी तो कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट ही होगा, वो कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट करके ही तो लेके आए होंगे, आपको लिख के दिखाया होगा वो। तो वो जो शब्द हैं या वो वर्ड्स, वो भगवान के हाथों लिखे नहीं गए, तो उसमें भी गलतियां हो सकती हैं। इसीलिए हमें भी अपना दिमाग लगाना जरूरी है। और यहाँ पे भी अगर मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इट्स नॉट कंपलसरी कि मैं हर चीज आपको बता। अपने हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करो, पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, तो जो मैंने पढ़ रखा है मैं वही आपको पढ़ा रहा हूँ। जो मैंने पहले पढ़ा हुआ है या जो मैंने प्रॉपर इतने टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं वो पढ़ा रहा हूँ। बट मेरी भी जो बातें हैं वो पत्थर की लकीर नहीं है, तो बट इसमें आपको भी अपना दिमाग लगाना होगा, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब आप ऐसे बताइए, अब आप बताओ, इस बात को बताओ कि कहा गया था कि 1990, मैं इसी का एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे एक बुक है उसमें पर्टिकुलरली लिखा है 1991 के बाद जो आपका रिफॉर्म्स आए थे, एलपीजी वगैरह आए थे ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये आया था ना, रिफॉर्म्स आए थे, इसकी वजह से जो सोशलिज्म है उसमें दिक्कत आने लगी थी, ये कुछ लिखा हुआ था। अब आप सोचो कैसे, इज दिस राइट? मतलब ये क्या ये बात सही है कि सोशलिज्म जो था वो इसकी वजह से प्रॉब्लम में आ गया, इसकी वजह से एलपीजी रिफॉर्म्स की? सर ऐसे सोचिए कि वी वर स्लीपिंग हंग्री, हम लोग इससे पहले भूखे सो रहे थे, ये आ गया, ये आ गया जब हमारे पास खाना पीना नहीं था या भोजन अनाज वगैरह नहीं था, अनाज नहीं था, तो क्या हो रहा था, हम लोग भूखे सो रहे थे। फिर अनाज आ गया, फिर भी हम लोग भूखे सो रहे हैं। तो क्या ये प्रॉब्लम एलपीजी में है, जो रिफॉर्म्स आए हैं इसमें है? सर ये जो प्रॉब्लम है ये एलपीजी में नहीं है, ये प्रॉब्लम है द वे इट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, जिस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, प्रॉब्लम उसमें आ रही है। अदरवाइज पहले भी आप भूखे सो रहे थे, अभी भी आप भूखे सो रहे हो, लेकिन अब आपके पास अनाज है फिर भी आप भूखे सो रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन की दिक्कत है, राइट। तो ये सारी चीजें हमें पता है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब ये किसी एक पर्टिकुलर बुक में लिखा है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको 100% किसी चीज पे ऐसे भरोसा आंख बंद करके नहीं कर लेना, अपना दिमाग भी लगाना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट। ये सारी चीजें हम लोग ने देख ली, अब आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, तो ये चीजें हैं, हम लोग ने देख लिया, ये सारी चीजें देख ली। फॉल्ट यहाँ पे इस चीज की नहीं, फॉल्ट है डिस्क्रिमिनेशन की या डिस्ट्रीब्यूशन की, डिस्क्रिमिनेशन, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया। तो फॉल्ट जो है वो किसकी है, वो डिस्ट्रीब्यूशन की फॉल्ट है। जिस तरीके से आप देखते हो कि जो भी अभी अनाज मिलता है उसमें कई लोग ऐसे हैं जिनका अच्छा खासा सब कुछ नॉर्मल, उनके पास राशन कार्ड है, वो अभी भी अनाज ले रहे हैं। तो इट इज समथिंग जिसको सोचने वाली बात है, राइट। तो ये जो 1991 के रिफॉर्म्स हैं, दे आर नॉट द प्रॉब्लम, रिफॉर्म्स आर नॉट रीचिंग द ग्राउंड लेवल, ये एक प्रॉब्लम है। जो रिफॉर्म्स हैं वो ग्राउंड लेवल तक पहुंच ही नहीं रहे हैं, ये दिक्कत, ये बात है। जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच रहे, और ये प्रॉब्लम है एफिशिएंसी की, ये प्रॉब्लम है गवर्नेंस की। दिक्कत यहाँ पे, ये प्रॉब्लम आपके रिफॉर्म्स की नहीं है। अब चलिए एस्पिरेशंस की अगर हम बात करते हैं, तो लिबर्टी में क्या लिखा है, लिबर्टी में लिखा है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, लिबर्टी, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। अब ये जो रिस्ट्रेंट्स मैंने लिखा है ये क्या है सर, ये क्या है, ये जो रिस्ट्रेंट है यही तो इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है कंट्रोल, कंट्रोल, इसका मतलब क्या होता है, कंट्रोल। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये जो कंट्रोल है क्या ये गलत है? क्या कंट्रोल होना किसी चीज के ऊपर गलत है? क्या कंट्रोल होना इज रॉन्ग? इज कंट्रोल बैड? मेरा क्वेश्चन इज कंट्रोल बैड? इज कंट्रोल बैड? इज कंट्रोल बैड? मतलब कंट्रोल तो अच्छा होना चाहिए ना, कंट्रोल तो बहुत बढ़िया चीज होनी चाहिए, राइट। कंट्रोल होना चाहिए भाई। देखिए कंट्रोल गलत कैसे हो गया,
ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट क्यों? इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों? आप ऐसे सोचिए कि जब आप 150 की स्पीड में बाइक चला रहे हो तो आप अपनी जान को खतरे में नहीं डाल रहे हो, आप दूसरे की भी जान को खतरे में डाल रहे हो। इसलिए अगर इस पे हम लोग कंट्रोल लगा रहे हैं कि आप 40 से ऊपर की स्पीड में बाइक नहीं चला सकते हो इन सब एरियाज में, तो ये जो है 40 की स्पीड से प्लस आप नहीं चला सकते हो, 40 स्पीड से ऊपर आप नहीं चला सकते हो अगर बाइक पर्टिकुलर कुछ एरियाज, जैसे कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे आपकी आबादी क्षेत्र होता है, वहां पे आप ये सब गाड़ियां नहीं, इतनी स्पीड में गाड़ियां नहीं चला सकते हो। अगर वहां पे कुछ कंट्रोल रखा जा रहा है या वहां पे कोई ऐसा कुछ बनाया जा रहा है रूल, तो वो इसलिए बनाया जा रहा है सो दैट वहां की जो पब्लिक है, वहां की जो पब्लिक है वो क्या हो, वो सेफ रहे। समझ गए? अगर आप 150 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हो तो आप अपनी जान को खतरे में डाल ही रहे हो, साथ में दूसरे की भी डाल रहे हो। समझ गए? तो ये रीजन है। कंट्रोल नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा सर? कंट्रोल नहीं होने की वजह से, इफ देयर इज नो कंट्रोल, इफ देयर इज नो कंट्रोल, और नो कंट्रोल का मतलब कहने का है कि कंट्रोल किसी भी चीज के ऊपर, पर्टिकुलर अपने पॉलिटिक पर्सपेक्टिव की मैं बात कर रहा हूं, अगर इफ कंट्रोल इज नॉट देयर, तो कंट्रोल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? जंगल राज। आपने बहुत बार सुना होगा जंगल राज के कौन से स्टेट में कहा जाता है कि जंगल राज था, जंगल राज था, सुना होगा आपने बहुत, राइट? तो कंट्रोल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, कंट्रोल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ये चीजें हम लोग ने देखी। बट देखिए, इफ देयर इज अ रिस्ट्रेंट फॉर नो रीजन एंड नो रैशनल, इट इज रॉन्ग। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हो, आपने गाड़ी खरीदी और अब आपके गाड़ी चलाने पे ही रोक लगा दी गई कि तुम एक गाड़ी ही नहीं चला सकते हो। कहने का मतलब है कि अगर जो कंट्रोल है, इफ कंट्रोल इज देयर, इफ कंट्रोल इज देयर विदाउट एनी रीजन, या इफ रिस्ट्रेंट, मैं इसको रिस्ट्रेंट लिखूंगा, इफ रिस्ट्रेंट इज देयर विद फॉर नो रीजन, फॉर नो रीजन, नो रीजन एंड नो रैशनल, तो ये क्या है? ये सरासर गलत है सर। बिना किसी रीजन की वजह से आप रिस्ट्रेंट क्यों लगा रहे हैं? बिना किसी रीजन की वजह से आप क्यों कंट्रोल कर रहे हैं? कहने का मीनिंग ये है कि अगर किसी भी रीजन के बगैर, किसी भी रीजन के बगैर आपने कोई भी रिस्ट्रेंट लगाया तो वो गलत बात है, वो नहीं होना चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आपको अभी। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रली रिस्ट्रेंट, आर्बिट्री रिस्ट्रेंट, सॉरी, आर्बिट्री रिस्ट्रेंट, आर्बिट्री रिस्ट्रेंट। ये चीजें हम लोग ने अब चेकआउट कर ली, देख ली हम लोग ने। आर्बिट्री रिस्ट्रेंट की बात हम लोग ने कर ली। एग्जांपल देता हूं आपको। एग्जांपल आप ऐसे समझिए कि कहा जाता है देयर इज अ केस कि वुमेन्स 8 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकती हैं, बट मेंस कैन। मतलब विमेन्स जो है 8 बजे के बाद रात में घर के बाहर नहीं जा सकती हैं और मेन कैन, मेन जो है वो जा सकते हैं। और होता भी देखो आज की डेट में, अगर मैं रियलिटी की बात करूं, यही चल रहा है, राइट? सो ये किसकी वजह से? अगर ऐसा कहा जा रहा है कि विमेन्स जो है वो रात में 8 बजे के बाद घर के बाहर नहीं जा सकती हैं और मेन जा सकते हैं, बिकॉज ऑफ लॉलेसनेस, लॉलेसनेस की वजह से, लॉलेसनेस, लॉलेसनेस। तो ये क्या है सर? ये क्या है? तो ये क्या चीज हो गई फिर? ये कहीं ना कहीं आप देखो ना, ये प्रॉब्लम किसकी है? ये प्रॉब्लम गवर्नेंस की है ना, ये वुमेन की तो प्रॉब्लम है नहीं, राइट? दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर वुमेन, प्रॉब्लम ऑफ वुमेन एक्चुअली। ये वुमेन की गलती नहीं है कि लॉ आप नहीं प्रिवेल करवा पा रहे हो। अगर रेप्स हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, तो ये इसमें वुमेन कहाँ से भागीदार हो गए? तो इट इज नॉट प्रॉब्लम विद वुमेन, इट इज प्रॉब्लम विद गवर्नेंस। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर मेन घूम रहे हैं तो फिर वुमेन भी घूम सकती है। और अगर आप इसको कह रहे हो कि लॉलेसनेस की वजह से वुमेन्स को 8 बजे के बाद नहीं निकलना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम गवर्नेंस की है, ना कि वुमेन की है। कहने का मतलब सिंपली ये है, राइट? तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गया? दिस इज एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री दिस रिस्ट्रेंट, ठीक है? तो ये चीज, ये क्या कही? टू द एब्सेंस ऑफ, तो ये एब्सेंस ऑफ
आर्बिट्री, समझ गए, रिस्ट्रेंट, दिस इज, तो ये हमें समझ में आ गया। अब देखो एक और चीज समझिए, इस तरीके से समझिए आप। क्वेश्चन है एक मेरा, मैं क्वेश्चंस काफी ज्यादा करता हूं, तो माय क्वेश्चन इज, हु इज एक्सरसाइजिंग दिस रिस्ट्रेंट, हु इज exercising this restraint, ये जो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, कंट्रोल है, ये कौन लगा रहा है, ये कौन लगा रहा है, ये जो रिस्ट्रिक्शंस है, कंट्रोल है, ये कौन लगा रहा है आपके ऊपर, ये कौन लगा रहा है? सर कोई भी लगा सकता है, कोई भी लगा सकता है, एनीवन कैन डू दिस, एनीवन, एनीवन कैसे? फिर वो चाहे कौन कौन हो, फिर वो चाहे गवर्नमेंट हो, कोई ग्रुप हो, या आपके घर वाले हो, फैमिली हो, या फिर खाप पंचायत हो, ये सब आप क्या लगा सकते हैं, ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लगाया जा सकता है। लिबर्टी मीन्स नो बडी शुड कंट्रोल एनी बडी। लिबर्टी का मीनिंग क्या होता है, ये वर्ड आप लिख लो, ये लाइन, लिबर्टी मीन्स nobody should control anybody, nobody should control anybody for unreasonable reasons, समझ गए? और इसको जब आप ऐसी लाइन लिखते हो, जब ये इसकी बात करते हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी। तो ये सारी चीजें हम लोग ने देख ली, राइट। नेगेटिव लिबर्टी अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी, नोबडी शुड कंट्रोल एनीबडी विदाउट अनरीजनेबल, मतलब विदाउट एनी अननेसेसरी रीजन, किसी भी फालतू रीजन, जैसे वुमेन्स विल नॉट गो आफ्टर 8 o'clock, तो ये तो अननेसेसरी हो गया ना, ये अननेसेसरी हो गया, राइट। अब ये चीजें हम लोग ने समझ ली, दिस इज नोन एज आपका नेगेटिव लिबर्टी। अब एक बात बताओ मुझे, एक बात बताइए, यू आर नॉट बीइंग एक्सप्लॉइटेड, आपको एक्सप्लॉइट नहीं किया जा रहा है, आपको प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है, आपको प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है, तो क्या ये इनफ है? अगर आपको कोई प्रताड़ित नहीं कर रहा है तो क्या ये चीज इनफ है? इज इट गुड फॉर लिविंग? आई मीन, इफ इज इट गुड, मेरा क्वेश्चन आप समझ लो इस तरीके से है, क्वेश्चन इज इट इनफ फॉर, इज इट इनफ for good living, is it enough for good living that no one is exploiting you, no one is exploiting you? no one is exploiting you, क्या ये गुड इनफ है? इससे काम चल जाएगा? अब बताइए सर, इज इट गुड इनफ फॉर यू कि नो वन इज एक्सप्लॉइटिंग यू? इज इट गुड इनफ? अब आपका कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, मेरा कहने का यही मतलब है कि आपका कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, आपको कोई भी तंग नहीं कर रहा है, इसमें दिक्कत क्या है? बढ़िया ही चीज होगी ना, आपको कोई तंग नहीं कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर भी बढ़िया चल रहा है, तो फिर दिक्कत क्या है? ना आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, फिर ना ही आपको कोई तंग कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर भी एकदम बढ़िया चल रहा है, तो इसमें तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं चाहिए। दिक्कत है क्या कुछ सर? बताइए, दिक्कत कुछ हो सकती है इसमें? मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये तो एकदम बढ़िया चीज है, इसमें तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट होनी चाहिए, राइट। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है सर? कहने का मतलब है कि अगर आपके साथ इन सब चीजों में से कुछ नहीं हो रहा, जैसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, राइट, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया चल रहा है, सब चीज आपको दिख रही, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? सर हमें इसमें अपॉर्चुनिटी की कमी दिख रही है। अपॉर्चुनिटी भी तो चाहिए, अपॉर्चुनिटी भी तो होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी इज ऑल्सो नीडेड। कहने का आप समझिएगा मीनिंग इसका, ये थोड़ी गहरी बात कह रहा हूं मैं। देखिए, नॉट ओनली समबडी शुड नॉट बी हैरेस, मतलब कहने का है कि ऐसा जरूरी नहीं कि कोई आपको आके हैरेस ही करे, कोई हैरेस करे ये जरूरी नहीं है भाई, कि समझ लीजिए इस तरीके से, नॉट ओनली दिस इज इंपॉर्टेंट कि कोई हैरेस नहीं कर रहा आपको, बट ऑल्सो आप
कुछ ऐसी सिचुएशन बननी चाहिए, कोई एक ऐसी सिचुएशन बनना चाहिए जहां पे आप अपने रियल पोटेंशियल को क्या कर पाओ, निकाल पाओ या उसको रियलाइज कर पाओ। कहने का मतलब है not only somebody should not harass you। सुनिए, समझिए इसको, अब आप पहले इसको इस तरीके से समझिए। ऐसा जरूरी नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आपको हैरेस नहीं कर रहा है कोई, ये जरूरी नहीं है सर। ठीक है, एक पार्ट है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए जिससे आप अपना जो है पोटेंशियल जो है आपका, जो आप जहां अचीव कर सकते हो, जो पोटेंशियल है उसको क्या कर पाओ, रियलाइज कर पाओ कि मैं ये कर सकता हूं, मैं इतना कर सकता हूं, इतना केपेबल हूं। वो पोटेंशियल आप क्या कर पाओ, रियलाइज कर पाओ। तो ये चीजें हम, अब मान लीजिए घर वाले कहते हैं, एग्जाम्पल आप समझिए इसको एग्जाम्पल के तौर पे, कि घर वाले हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारी फैमिली में जो बॉयज हैं वो स्कूल जाते हैं, लेकिन जो गर्ल्स हैं वो नहीं जा सकती। अगर हमारे घर की बात करें तो हमारे घर में जो बॉयज हैं, लड़के हैं, जो वो स्कूल जाते हैं, लेकिन जो लड़कियां हैं वो स्कूल नहीं जा सकती हैं। तो अब आप ऐसे समझिए ना कि ये बिना बात का रिस्ट्रेंट नहीं हो गया, ये तो बिना बात के रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो, रिस्ट्रेंट कर रहे हो ना उनको, कि बिना बात के। तो इसको हम क्या कहेंगे, आर्बिट्री रिस्ट्रेंट है ये, आर्बिट्री रिस्ट्रेंट, ये आर्बिट्री रिस्ट्रेंट है। और दिस इज व्हाट, नेगेटिव लिबर्टी, दिस इज नेगेटिव लिबर्टी। आर्बिट्री रिस्ट्रेंट इज नेगेटिव लिबर्टी। बट ऐसे सोचो, ऐसा कहा कि एनीबडी हु वांट्स टू गो टू स्कूल, जिसको भी मन है स्कूल वो जा सकता है, अपना मस्त जाइए आप, अगर आप हैं तो आप जाइए पढ़िए, ऐसा है। लेकिन जब वो स्कूल गए तो देखा कि वहाँ टॉयलेट्स नहीं है। अब अगर वहाँ पे टॉयलेट्स नहीं है, अगर है भी तो क्लीन नहीं है, तो फिर वुमेन्स के लिए तो दिक्कत हो गई ना, फिर वुमेन्स भी नहीं जा पाएंगे, और ये भी कहीं ना कहीं लिबर्टी नहीं है भाई, वुमेन्स तो स्कूल नहीं ही जा सकती हैं। तो अभी भी क्या हो गया, लिबर्टी नहीं है, क्योंकि सिचुएशन ही वो नहीं बन रही है जिससे वुमेन्स जो है वो कहाँ जा पाए, वो स्कूल जा पाए, राइट। वो सिचुएशन ही नहीं बन रही जहाँ पे वुमेन्स जो है वो स्कूल जा पाए। लिबर्टी के सर देखिए दो फैक्टर्स होते हैं या दो फॉर्म्स होते हैं, एक पॉजिटिव लिबर्टी और एक नेगेटिव लिबर्टी। मैं आपको बता देता हूँ, लिबर्टी के दो फॉर्म्स होते हैं। अभी तक आप सिर्फ लिबर्टी पढ़ते थे, लिबर्टी के दो फॉर्म्स होते हैं, टू फॉर्म्स। और ये कौन कौन से हैं, ये है एक पॉजिटिव लिबर्टी और दूसरा क्या है, नेगेटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी एंड नेगेटिव लिबर्टी, ठीक है सर। अब देखिए, नेगेटिव लिबर्टी की अगर मैं बात करूं तो देयर इज नथिंग रिस्ट्रिक्टिंग यू, यहां पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, देयर इज नथिंग रिस्ट्रिक्टिंग यू। और यहां पे क्या है सर, पॉजिटिव में देयर आर सिचुएशंस बाय विच यू कैन अचीव समथिंग हायर, देयर आर सिचुएशंस by which you can achieve something higher। तो ये सारी चीजें आपने अब समझ ली होंगी, राइट, ये चीजें आपने समझ ली होंगी। अब देखिए, जैसे कहने का मतलब है, इसका एग्जांपल आप अगर लेना चाहो तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दिया, या फिर स्कूल में टॉयलेट है, स्कूल खोल दिया, स्कूल में टॉयलेट्स खोल दिए, तो फीस माफ कर दी, ये सब क्या है, ये सब इसकी तो एग्जांपल्स हैं। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव लिबर्टी है। अब क्वेश्चन देखिए क्या है मेरा, एक और क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछता हूं। क्वेश्चन इज, नेगेटिव लिबर्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव लिबर्टी होनी चाहिए या नहीं, नेगेटिव लिबर्टी होनी चाहिए। अरे यार, शुड बी देयर और नॉट, ये जो लिबर्टी है ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, सिंपल भाषा में बताइए, जो नेगेटिव लिबर्टी है वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्यों, बताइए। जो भी आपका आंसर है उसको जरूर जस्टिफाई जरूर करिएगा। सर मैं आपको बताता हूं विदाउट वेस्टिंग टाइम, ये बिल्कुल होनी चाहिए, एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट,
ये होनी ही चाहिए, यस इट शुड बी देयर, शुड बी देयर। क्यों सर, नेगेटिव लिबर्टी भी लिबर्टी ही है, नेगेटिव लिबर्टी है वो भी एक लिबर्टी ही है, इट इज अ टाइप ऑफ लिबर्टी। सेक्युलरिज्म में हम लोग ने पढ़ा था ना पॉजिटिव नेगेटिव, उसी तरीके से यहाँ पे भी है, दिस इज ऑल्सो अ लिबर्टी, एक टाइप है लिबर्टी का, इंपॉर्टेंट टाइप है लिबर्टी का, राइट। तो इसका होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ टाइप ऑफ लिबर्टी वेयर नोबडी इज स्टॉपिंग यू अननेसेसरली। कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी आपको अननेसेसरली वो नहीं कर रहा है, सॉरी स्टॉप नहीं कर रहा है, रिस्ट्रेंट नहीं कर रहा है, अननेसेसरली बिना रीजन के कोई नहीं रोक रहा लगा रहा है आप पे। अब क्या इसका सबसे क्लासिकल अगर एग्जांपल दूं मैं तो वो है अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का ये इसका सबसे बेस्ट और क्लासिकल एग्जांपल है, सबसे बेस्ट और क्लासिकल एग्जांपल इसका है अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 अब देखिए, यू बिलोंग टू सर्टेन कास्ट, यू कैन नॉट ड्रिंक वाटर फ्रॉम दिस वेल। आप एक पर्टिकुलर कास्ट के हो तो आप इस कुएं से पानी नहीं पी सकते हो। आप इस कास्ट के हो तो आप इस, आपने कभी नोटिस किया है, आपने कभी नोटिस किया, आप बहुत लोग होते हैं जो रिजर्वेशन को गाली देते हैं कि नहीं रिजर्वेशन खराब है, रिजर्वेशन खराब। सर आज भी ऐसे क्लासेस है, आज भी ऐसे देखने के लिए मिल जाते हैं एग्जांपल्स कि अगर घर में कोई आया है तो उसको पर्टिकुलर चीनी मिट्टी के जो कप होते हैं या क्रॉकरीज जो होती है ना, उस कप में पानी या चाय दिया जाता है, पर्टिकुलर ग्लास में वो दिया जाता है, अलग ग्लास में। आज भी ये केसेस देखने के लिए मिलते हैं। तो ये क्या है आज की डेट में, ये अनटचेबिलिटी का ही तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रहे हो, आर्टिकल 17 का उल्लंघन ही तो है। तो कहने का मतलब है कि कई देखो घोड़े पे नहीं बैठने देते हैं शादी में, कई लोग ऐसे हैं जो घोड़े पे नहीं बैठने देते हैं उस पर कि आप पर्टिकुलर कास्ट पे हो, कास्ट के हो तो नहीं बैठने दे। अब ये जो लिबर्टी है ये वायलेशन ही तो है, ये लिबर्टी का वायलेशन ही है ना, लिबर्टी का ही तो वायलेशन है। मगर कौन सी लिबर्टी का, ये नेगेटिव लिबर्टी का वायलेशन है, नेगेटिव लिबर्टी का वायलेशन है, समझ गए। क्योंकि आपको यहाँ कंट्रोल किया जा रहा है, आपको यहाँ कंट्रोल ही तो किया जा रहा है, और वो भी कैसे, जबरदस्ती, आर्बिट्रली, रीजन नहीं है कुछ, फालतू में कंट्रोल कर दिया जा रहा है। तो दिस इज समथिंग जो कि है। अब बताओ अनटचेबिलिटी हट गई, अनटचेबिलिटी को हमने अगर हटा दिया, इफ अनटचेबिलिटी इज रिमूव्ड, क्या उससे जो हमारा देश है उसका उत्थान हो जाएगा या उसका एक भला हो जाएगा? अनटचेबिलिटी को हटाने से उसका भला हो जाएगा? सर नहीं होगा, क्योंकि आपने अनटचेबिलिटी तो हटा दिया लेकिन साथ में उनका अपलिफ्टमेंट भी तो जरूरी है। तो आपने अनटचेबिलिटी को तो हटाया लेकिन वो इतने सालों से इतने डिप्राइव्ड है, नीचे हैं, उनको भी तो ऊपर लाओ, उनका अपलिफ्टमेंट भी तो करो, तो ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि उनके मेजर्स लेना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जिसको हमारी गवर्नमेंट लेके रखी है, जिसे हम रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं। अनटचेबिलिटी हटा और साथ में क्या दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया, ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हो सके। क्लियर हुआ? तो ये चीजें हम लोग ने देख ली। अब ये जो है ये हम लोग ने पर्टिकुलर चीजें को खत्म कर लिया। अब लिबर्टी की अगर मैं बात करूं तो लिबर्टी के बारे में अगर आपको लिखना है एक लाइन तो आप ये लिख सकते हो कि लिबर्टी मींस एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री रिस्ट्रेंट। और रिस्ट्रेंट क्या होता है, इसी को हम लोग नेगेटिव, आर्बिट्री रिस्ट्रेंट को ही नेगेटिव लिबर्टी कहते हैं, ठीक है, बाय वन एंटिटी ओवर अदर। दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन फॉर दिस। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं जस्टिस। अब के जो टॉपिक्स हैं वो बड़े सिंपल सिंपल हैं, वो बहुत आराम आराम से बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। जस्टिस, अगर मैं जस्टिस की बात करूं तो सर जस्टिस क्या है, जस्टिस क्या है? व्हाट इज जस्टिस? जस्टिस क्या है सर? जस्टिस, जस्टिस क्या है? व्हाट इज जस्टिस? मतलब ऐसा ना कि फेयर होना चाहिए, फेयर, साफ सुथरा फेयर काम होना चाहिए, राइट। अब आप एक बात बताओ, अगर मान लीजिए मैं ऐसे कहूं कि विमेन्स की वोटिंग जो है अब वो मान्य नहीं होगी, मतलब विमेन कैन नॉट वोट नाउ, अगर मैं ऐसा कहूं कि जो विमेन्स हैं वो अब वोट नहीं कर सकती, तो ये पॉलिटिकल इनजस्टिस होगा, सोशल इनजस्टिस होगा या इकोनॉमिकल इनजस्टिस होगा? ये कौन सा इनजस्टिस होगा? इनजस्टिस बोल रहा हूँ, इनजस्टिस। अगर मैं बोलूँ जो विमेन्स हैं वो अब वोट नहीं करेंगी या उनका जो वोट होगा वो मान्य नहीं होगा, तो ये पॉलिटिकल इनजस्टिस है, ये सोशल इनजस्टिस है या इकोनॉमिकल इनजस्टिस है? सर ये जो इनजस्टिस है ये पॉलिटिकल भी है और सोशल भी है। पॉलिटिकल तो है ही है, सोशल कैसे है मैं ये बताता हूँ आपको। क्योंकि आपने 50% जो जनता थी उसका आपने उसको क्या बना दिया, उसको आपने तुरंत तुरंत
सेकेंडरी सिटीजन बना दिया, सेकंड सिटीजन बना दिया एक तरीके से, राइट। उसको आपने एक सेकेंडरी स्टेटस दे दिया, आपने उसको क्या दे दिया, सेकेंडरी स्टेटस दे दिया। तो ये जो चीजें हैं, ये अब ये चीज ना हो, ये इनजस्टिस ना हो, इसकी वजह से हमारे पास क्या है, किसकी वजह से नहीं होता है, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। अब ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं सर, आर्टिकल 326, आर्टिकल 326, इस 326 की वजह से वुमेन्स जो है वो वोट कर रही हैं। कहने का मतलब है ये जो जस्टिस मिल रहा है किसकी वजह से मिल रहा है, जो वोटिंग वाला पर्टिकुलर एग्जांपल दे रहा हूं उसी को समझना, जस्टिस में मत इसको ऐड करना, एग्जांपल समझा रहा हूं आपको। तो जो हम आज वोट कर पा रहे हैं वो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज की वजह से कर पा रहे हैं कि 18 साल के ऊपर के लोग, 18 साल के ऊपर के लोग जो है वो वोट कर सकते हैं, राइट। तो थैंक्स टू दिस, समझ गए अब आप, ये चीजें हमें समझ में आई। हमने बोला कि मेन एंड वुमेन्स आर इक्वल, मेन और वुमेन जो है वो इक्वल हैं, तो वो किसकी वजह से हैं, आर्टिकल 14 की वजह से। हमने बोला कि अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, किसकी वजह से हो गया, 17 आर्टिकल 17 की वजह से। ये सारी चीजें, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन, रिलीजन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब ये सब चीजें क्या है सर, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन, ये सब क्या है, ये सब फंडामेंटल राइट्स हैं। अब फंडामेंटल राइट्स को मैं डीपली एकदम प्रॉपरली लेने वाला हूं, जब हम लोग आगे लेक्चर्स देखेंगे तब। फंडामेंटल राइट्स तब आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो और ज्यादा उसको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, बट यहाँ पे आप इसको समझिए क्योंकि मैं आपको जस्टिस समझा रहा हूँ। ये चीजें हम लोग ने देखी। अब ये जो है ना, ये क्या है, जब हमने आर्टिकल 326 को देखा तो हमें क्या पता लगा कि भाई कर सकते हैं, वोट सब करेंगे, तो इसकी वजह से क्या मिला, जस्टिस मिला, फेयर हुआ ना ये चीज, इसकी वजह से जस्टिस मिला। हमने देखा आर्टिकल 14 की वजह से हमें जस्टिस मिला, इनकी वजह से मिला, इनकी वजह से मिला, तो पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स हैं सर इनके ऊपर, समझ रहे, तो ये आपके राइट्स हैं, इसकी तरीके से आप कर सकते हो। अब चलो ये चीजें आपने समझ ली, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं पैसा कमाने का अधिकार किसको है, वुमेन्स को कि मेंस को, सर दोनों को है, मेन एंड वुमेन बोथ, मेन प्लस वुमेन्स, इन दोनों को है, बिल्कुल है, राइट। अब ये किसकी वजह से मिला, राइट टू ऑक्यूपेशन की वजह से, राइट टू ऑक्यूपेशन की वजह से ये चीज मिली है ना, कि मेन और वुमेन जो है वो दोनों कमा सकते हैं। अब आप ऐसे देखिए कि डीपीएसपी है एक 39, आई गेस देयर इज अ डीपीएसपी, जिसमें इक्वल पे फॉर वो है, इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अब ये जो है इक्वल पे और इक्वल वर्क, ये डीपीएसपी में डाला गया है, राइट। तो वो किस लिए डाला गया है, सो दैट इसकी वजह से क्या आ पाए, जस्टिस मिल पाए, जस्टिस मिल पाए। आपने कई बार देखा होगा ना, ये चीजें हम लोग को देखने के लिए मिल जाती हैं बीच बीच में कि इक्वल पे नहीं रहता है, इट इज इक्वल पे नहीं रहता, तो ये सारी चीजें अभी भी देखने के लिए मिल रही हैं। तो दिस इज समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग ने क्या देखा, जस्टिस, जस्टिस कैसी हो सकती है, इस तरीके से। तो इसका मैं आपको डेफिनेशन जरूर लिखवाऊंगा, बिकॉज ये अब खत्म हो चुका है, जस्टिस आपको समझ में आ गया होगा होप। तो जस्टिस इज, इस पे आप लिख लो कि इट इज इन प्रीएम्बल, प्रीएम्बल प्रोमिसेस a comprehensive form of justice। प्रीएम्बल ही तो बताता है, दैट इज, और ये क्या है, इट इज पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिकल, ठीक है सर, ये हम समझ गए, ठीक है। विच आर guaranteed by various provisions। कहने का मतलब देखिए, इन्हीं प्रोविजंस की वजह से, आर्टिकल 14 की वजह से जो इक्वालिटी हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जस्टिस मिल रहा है। 17 की वजह से अनटचेबिलिटी हट रही है, उसकी वजह से क्या मिल रहा है, जस्टिस मिल रहा है, राइट। तो वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, particularly फंडामेंटल राइट्स, इसको आप फुल फॉर्म में लिख लेना, एंड डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। दिस इज योर पर्टिकुलर जस्टिस।
जस्टिस। तो होप ये अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया तो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी, इक्वालिटी। अब आप ऐसे समझिए, इक्वालिटी, इक्वालिटी अब हम लोग देखते हैं। इक्वालिटी में हम लोग ने देखना है, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोग से इक्वालिटी के ऊपर। आई विल बी आस्किंग यू अ क्वेश्चन, आई विल बी आस्किंग यू अ क्वेश्चन ऑन इक्वालिटी। इसका आंसर जरूर दीजिएगा। सो इसका क्वेश्चन इज शेड्यूल कास्ट एंड जनरल, schedule caste and general, which group has more opportunity open for them? Which group has more opportunity open for them? सर, शेड्यूल कास्ट या जनरल, कौन सी ऐसी कास्ट है या कौन सा ऐसा पर्टिकुलर ग्रुप है जिसमें दिस अपॉर्चुनिटी इनके लिए ज्यादा ओपन है? कौन सा ऐसा कास्ट है या कौन सा ऐसा दिस पर्टिकुलर थिंग है? हम लोग इक्वालिटी पढ़ रहे हैं। इसका आंसर आप सर इक्वल ही दोगे, दो बोथ हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी पढ़ रहे हैं तो हमें ये बोलना ही पड़ेगा, राइट? तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखिए अब समझिए इसको इस तरीके से समझिए। जनरल्स आर कंसिडर्ड स्ट्रॉन्गर, जनरल्स आर कंसिडर्ड स्ट्रॉन्गर, और जो आपके पर्टिकुलर शेड्यूल कास्ट हैं वो दे आर कंसिडर्ड वीकर। तो वो अपने आप ही ऊपर हो गए। तो इस वजह से होना क्या चाहिए? उस वजह से यही होना चाहिए ना कि पर्टिकुलर जनरल के पास मोर अपॉर्चुनिटी है, राइट? बट वी आर स्टडिंग इक्वालिटी, तो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी बोलनी है। अब क्यों? अब आप इसको समझिए सर। एज वी नो कि जो शेड्यूल कास्ट थे, दे वर हैविंग लेस अपॉर्चुनिटी। पहले तो डेफिनेटली दे वर डिप्राइव्ड ऑफ मेनी थिंग्स। इस कुएं से पानी नहीं पी सकते हो, इस पर्टिकुलर जगह बैठ नहीं सकते हो, कोई सामने से आ रहा है तो हर जगह। आपने शायद कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी महाराजा, आपने कभी देखा है वो मूवी? उसमें देयर वाज अ पर्सन जो अलग बैठ के ही खाना खाते थे, है ना? वो उस टाइप की सिचुएशन थी। तो अब ये समझिए कि दे डू नॉट हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बिकम आईएएस ऑफिसर। दे वर नॉट हैविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। इसके लिए क्या हो गया? तो अब जब ये अपॉर्चुनिटी इक्वल हुई, अभी जब ये इक्वल हुई, तो क्या देखा हम लोग ने? किस चीज की वजह से ये इक्वल हुई? ये इक्वल हुई, इक्वल अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ विच थिंग? रिजर्वेशन। रिजर्वेशन की वजह से, ये रिजर्वेशन की वजह से हुआ। रिजर्वेशन ना होता तो ये अपॉर्चुनिटी क्या इक्वल हो पाती? नहीं। अब आप ऐसे समझिए कि वुमेन्स के लिए जो फीस है वो यूपीएससी नहीं लेता। यूपीएससी जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वुमेन्स की फीस नहीं लेता। क्यों? द रीजन इज कि कई बार ऐसा होता है, जैसे नॉर्थ बेल्ट अगर आप देखो, नॉर्थ बेल्ट में तो पेट्रियार्कल सोसाइटी ज्यादा है। तो कई बार ऐसा होता है कि विमेन कैन नॉट अरेंज 100 रुपीज एज वेल। बहुत मुश्किल होता है उनके लिए अरेंज करना दिस 100 रुपीज। मेंस के लिए ये देखा जाता है कि मेंस जो है वो अपनी इकोनॉमिकल नीड्स जो होती है वो पूरी कर सकते हैं, बट वुमेन्स कांट। अब मैं ये फेमिनिज्म और इस चीज में नहीं जाऊंगा आगे, बट द थिंग इज दिस, यूपीएससी का सोचना यह है कि अगर आप पैसा नहीं दे पा रहे हो, 100 रुपीज नहीं दे पा रहे, तो कोई बात नहीं, आप आइए एग्जाम दीजिए और बनिए आईएएस ऑफिसर। बट चलो, फीस माफ कर दी, तैयारी हो गई, आईएएस बन भी गए आप आईएएस। क्या अब सब काम खत्म हो गया है? आईएएस बनने के बाद क्या आपका सारा काम खत्म हो गया है? नहीं सर, ये नहीं हुआ। आपने एग्जाम क्रैक किया, आप आईएएस बन गए, बट अभी भी देयर इज अ फाइट गोइंग ऑन। और वो फाइट क्या है? वो है जेंडर बायसनेस। जेंडर बायस की फाइट है। सेक्सुअल हरासमेंट ऑन वर्क प्लेसेस, एट वर्क प्लेसेस, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस, जेंडर बायसनेस की आपको ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। और आईएएस ऑफिसर बनने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। ये तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। इसके लिए कुछ अलग लॉज बने हैं ना, इसके लिए तो कुछ अलग लॉज बने, राइट? तो ये एक चीजों की मैं बात कर रहा हूँ। क्या यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो फीस माफ करने से सारी चीजें हो गई? एग्जाम्पल देता हूँ आपको, 3 ऑफिसर्स हैं, 2 मेल हैं, 1 फीमेल। और जो फीमेल होगी, कई बार हमें सुनने के लिए मिल जाता है कि उसका प्रमोशन नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज शी वॉज फीमेल, राइट? ये चीजें हो गई। अब आगे कहने का मतलब ये कि वो आगे तो बढ़ना चाह रही है, बट फिर भी वो आगे बढ़ नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है? डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, राइट?
डिस्क्रिमिनेशन, उसके ऊपर एक छत ऐसी है जो उसको दिख नहीं रही है, जो उसे रोक रही है बार बार। दिस इज द थिंग, इक्वालिटी। अब आप समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज इक्वालिटी। तो रिजर्वेशन कहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। दिस इज द थिंग जिसको हम लोग ने अब खत्म कर लिया है। तो प्रीएम्बल टॉक्स अबाउट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब कहने का है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए और इक्वालिटी ऑफ स्टेटस भी होना चाहिए। तो प्रीएम्बल टॉक्स अबाउट preamble talks about equality of opportunity। अपॉर्चुनिटी तो वहां मिल गई जहां पे उसने फीस माफ की, सॉरी, ठीक है। एंड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। अब आप समझ रहे हो, इसके लिए अलग लॉज बने हैं, जो मैंने आपको अभी बताया कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड ऑल, इन सब के लिए अलग लॉज बने हैं। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर इक्वालिटी ऑल्सो। अब आते हैं हम लोग अपने लास्ट थिंग पे, जिसका हम लोग का नाम है भाई फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी, ये चीजों पे अब हम लोग बात कर लेते हैं। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है सर? फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है? फ्रेटर्निटी का मतलब है हर हिंदुस्तानी आपका भाई है या फिर भाई है। हर हिंदुस्तानी आपका भाई है, इसका नाम है भाईचारा। भाईचारा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? भाईचारा कहते हैं। भाईचारा कहने का सिर्फ सिंपल मीनिंग ये है, कहने का सिंपल मीनिंग ये है कि यू आर नॉट डीलिंग विद अ पर्सन। कहने का मतलब है वेदर यू आर हिंदू अगर हो आप, मुस्लिम हो, सिख हो या एसेट्रा कुछ भी हो, आपकी कास्ट एक्स है, एक्स कास्ट के हो या वाई कास्ट के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिलीव दैट यू आर नॉट डीलिंग विद अ पर्सन ऑफ अ सर्टेन रिलीजन या कास्ट। कोई भी रिलीजन के हो, कोई भी कास्ट के हो, उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। इसको बिलीव करना पड़ेगा दैट यू आर डीलिंग विद अ पर्सन। आप उस पर्सन से डील कर रहे हो, एक पर्सन से डील कर रहे हो, ना कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन के से डील कर रहे हो, राइट। यू आर डीलिंग विद अ पर्सन हु इज इंडियन बाय नेचर, नॉट ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन। जो एक इंडियन है आप उससे डील कर रहे हो, ना कि किसी एक रिलीजन के व्यक्ति से, राइट। तो इससे क्या होता है? इससे आता है हमारे पास सेंस ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ कॉमन टीम। आप ऐसे सोचो ना कि इंडिया टीम खेलती है, उसमें शमी अहमद भुवनेश्वर कुमार बोल दे कि नहीं मैं तेरी बॉल का, अगर तेरी बॉलिंग होगी और उस पर कैच आएगा तो मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि तू पर्टिकुलर रिलीजन का है और तू पर्टिकुलर रिलीजन का है। तो यहाँ पे जो इंडिया टीम है वो बिखर जाएगी ना, यूनिटी खत्म, राइट। कि शमी ने बॉलिंग कराई, धोनी पीछे खड़े हैं और उन्होंने कैच नहीं किया, स्टंपिंग नहीं की, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? इससे ये हो जाएगा कि जो हमारी टीम है वो बिखर जाएगी, इंडियन टीम जो है वो बिखर जाएगी। और इससे क्या होगा? ये फीलिंग नहीं होगी तो क्या होगा? इंडिया विल डिवाइड। इंडिया जो है वो डिवाइड हो जाएगा, राइट। इंडिया जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो डिवाइड हो जाएगा, और ये हमें नहीं चाहिए। इंडिया डिवाइड नहीं होना चाहिए। इस वजह से हमें भी किसी भी रिलीजन या किसी कास्ट को देख के चीजों को नहीं करना चाहिए, हमें भाईचारा निभाना चाहिए, राइट। दिस इज अ थिंग। अगर मैं अब इसके डेफिनेशन की बात करूं, इट इज अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड। वही जो मैंने आपको बताया, हर हिंदुस्तानी आपका या तो भाई है या तो भाई है, which prevails among all the members of Indian society। हर इंडियन सोसाइटी के मेंबर में ये प्रिवेल करना चाहिए। सो होप ये चीजें आपको अब क्लियर हो गई होंगी। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर फ्रेटर्निटी ऑल्सो। और एस्पिरेशंस, जो पर्टिकुलर चैप्टर था एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, उसको हम लोग ने अब डिस्कशन कर लिया। इसके ऊपर अब आप आंसर राइटिंग बहुत प्रॉपरली कर सकते हो। बहुत जल्दी मैं आप लोग को वीडियो भी एक बना के दे दूंगा कि आंसर राइटिंग किस प्रकार से करनी है, तो वो भी आपको हेल्पफुल रहेगा कि आंसर राइटिंग आपको किस तरीके से स्टार्ट करनी है फ्रॉम बिगनर्स से। और दिस इज द बेस्ट टाइम जब आप अपना मेंस और ऑप्शनल है उसको खत्म कर सकते हो। दिस इज योर पर्टिकुलर टाइम जब आपको अपना ये जो चीजें हैं उसको कवर करना होगा, क्योंकि आगे जाते जाते टाइम कम होने वाला है आपके पास और प्रेशर बढ़ने वाला है। तो व्हाई नॉट ऐसा करिए कि अभी जितनी चीजें ओवर हो पाए, जब आपके पास कम प्रेशर है वो अभी खत्म कर लें।
और दिस इज अ पर्टिकुलर रूट। जब आप इस तरीके से प्रिपरेशन करते हो, दिस इज अ वे जिस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। दिस इज अ पर्टिकुलर रूट मैप जहाँ पे आपको जिस तरीके से इसके लिए वर्क करना चाहिए। इट्स नॉट अ थिंग कि आपको 2 महीने जब मिलेंगे मेंस के लिए आप तब पढ़ोगे, या प्रीलिम्स निकलने के बाद आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन जो है उसको स्टार्ट करोगे। इट इज नॉट अ वे। इट्स द वे कि आप अभी इस टाइम पे अपना ऑप्शनल एंड मैक्सिमम जीएस उसको खत्म करने की कोशिश करिए इन 2 to 3 months। इतने दिन में आपका हो जाता है तो अगेन उस टाइम पे आप रिवीजन, मेक अ नोट ऑफ 2 pages, मतलब किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे देख रहे हो उसको 2 पन्ने के जो नोट्स हैं उस पर बनाने की कोशिश करिए। इट विल हेल्प यू अ लॉट, लिटरली इट विल हेल्प यू अ लॉट। जब आप वहाँ पे आप 3 घंटे पेपर लिख के आओगे ना, और फिर जब रिवीजन करने बैठोगे ना, इट विल टेक हार्डली हाफ एन आवर टू 1 hour मैक्सिमम। तो बहुत ज़्यादा वर्क, बहुत ज़्यादा मायने रखता है ये सारी चीज़ें। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल आवर चैप्टर्स, ऑल आवर थिंग। इन नेक्स्ट वीक हम लोग देखेंगे, हम लोग एक और नए सेशन के साथ आएंगे। विल बी स्टडिंग मोर अबाउट दिस। होप अब आपको बहुत चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मंडे से आपको अगेन ज्योग्राफी के लेक्चर्स फिर से मिलने वाले हैं। सो डू नॉट गेट पैनिक, बस अपना जो रिवीजन है वो साथ साथ करते रहिएगा। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इस दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड टॉपिक। आपको प्रॉपरली सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रही हैं तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए एंड कमेंट। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, सो दैट आपके जो भी डाउट्स हैं ना वो रिजॉल्व हो पाए, राइट। सो विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए जय हिंद।